देखिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है मार्केट में और आपने सुनी भी होगी कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड आ गया है या ये पर्टिकुलर एसआईपी चल रही है, ये स्टॉक है। मगर बेसिक प्रॉब्लम तब आती है कि हम सिर्फ सुनी-सुनाई बातों पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फाइनेंशियल एसेट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है आपका क्लेम सिर्फ कैश फ्लो पे ही होता है। फाइनेंशियल एसेट्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लो होता है। सिर्फ पैसे का लेन-देन होता है और क्योंकि आपका एक कैश फ्लो का क्लेम आउटस्टैंडिंग है और वो लेजिट है, तो बैंक आपको उस पे लोन दे सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को भी कि ऐसी कोई प्रैक्टिस, बट येस जब बात आती है तो हमारे दर्शक ये भी बोल सकते हैं कि मैं एक कागज़ के उसके लिए क्यों ही पैसे देने वाला हूँ। तो इसकी रजिस्टर्ड वैल्यू होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास विद रचित खंडेलवाल। खास मेहमान हमारे साथ में हैं रचित खंडेलवाल जी। स्वागत है रचित सर आज शो पे। थैंक यू सर और सभी दर्शकों को भी नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आज रचित जी के साथ में हम इस शो को जारी रख रहे हैं। एक बढ़िया सीरीज़ है जिसके अंदर में हम बात करते हैं पैसे की, किस तरीके से आप पूँजी को अपने बचाएँ, कैसे उसको सहेजें, संजोएँ और बढ़ाएँ। इस पे हम एक लंबी सीरीज़ हम कर रहे हैं, लगातार हम ये कर रहे हैं और उसमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। और हाल ही में जो हमने एक इसकी सीरीज़ करी थी, जहाँ पे हमने बहुत डिटेल में रचित से चर्चा करी थी डेट पे। किस तरीके के लोन्स होते हैं, किस तरीके से उनको चुकाया जाता है, चुकाना चाहिए, लेना चाहिए, कौन-सा कब, कैसे, क्या नहीं, उस पे बहुत बहुत सारे चीज़ें हमने सीख ली। तो ये तो वो वाली चीज़ थी जहाँ पे हम कर्ज़े की बात कर रहे थे। लेकिन पर्सनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं और वहाँ पे अगर हम पैसे की बात यानी कि सेविंग्स की बात नहीं करें, तो फिर थोड़ा अजीब लगता है। और लेकिन वही है कि पहले समस्याओं को सुलझा लिया जाए, तो उसके बाद आगे चलते हैं। तो अभी हम आगे चल रहे हैं और अब बात करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, बिल्कुल। यानी निवेश। पैसा कहाँ डाला जाता है, जमा किया जाता है, बचाया जाता है, जहाँ से वो बढ़े। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, जहाँ पे पैसा कहीं आप रखें किसी चीज़ में, पार्क करें अपने पैसे को और वहाँ वो ग्रो करना चाहिए। यही हुआ? बिल्कुल, बिल्कुल साहब यही हुआ और आप देखें कि इस सीरीज़ की अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो हमने जब रेशियोज़ की बात करी थी, तब हमने सेविंग रेशियोज़ और वो सारे रेशियोज़ की बात करी थी आपके बैलेंस शीट को समझने के लिए। तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अब जब हमने आपकी प्रॉब्लम जो डेट रिलेटेड थी, जो हमने कहा था कि कोई भी फाइनेंशियल पोज़ीशन ऐसी नहीं होती है, जो आपको सुसाइडल होने में मजबूर कर दे और उसके हमने पूरे के पूरे तरीके भी आपको बता दिए। अब जब आपने वो चीज़ सीख ली है, समझ ली है, तो मैं समझता हूँ नेक्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए कि अब आप इन्वेस्टमेंट की ओर आगे बढ़े। तो अब हम इस सीरीज़ को जो है एक इन्वेस्टमेंट का डायरेक्शन देंगे और आने वाले एपिसोड्स में डायरेक्शन में हम इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड ही बात करेंगे। जी, ठीक है। तो निवेश पे, इन्वेस्टमेंट्स पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत ये कर लेते हैं कि किस-किस तरीके के निवेश होते हैं, इन्वेस्टमेंट के क्लासिफिकेशंस क्या-क्या हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ तो बहुत है मार्केट में और आपने सुनी भी होगी कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड आ गया है या ये पर्टिकुलर एसआईपी चल रही है, ये स्टॉक है। मगर बेसिक प्रॉब्लम तब आती है कि हम सिर्फ सुनी-सुनाई बातों पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और हमेशा से आपके चैनल के माध्यम से हमने दर्शकों को चीज़ें समझाने की कोशिश करी कि आप पहले बेसिक्स खुद समझ लीजिए और उसके बाद आगे स्टेप उठाइए। तो इसमें देखिए ब्रॉडली अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट 2 ही तरीके के होते हैं। उन 2 तरह का क्या होता है, एक तो होता है नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। नॉन फाइनेंशियल में आप समझिए कि जैसे आपका गोल्ड हो गया, आपका रियल एस्टेट हो गया, आपकी कोई कमोडिटी जैसे आपने गोल्ड, सिल्वर इन सब में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये हो गए नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स इसकी दूसरी कैटेगरी होती है। फाइनेंशियल एसेट्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लो होता है। सिर्फ पैसे का लेन-देन होता है। तो ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज़ होती हैं, जो आपको इसमें देखने को मिलती हैं इन्वेस्टमेंट्स में। जी, तो आप ये कह रहे हैं 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट्स हैं। एक वो इन्वेस्टमेंट है जहाँ फाइनेंशियल ओनली है, यानी बिल्कुल, केवल फाइनेंस है क्योंकि निवेश में ऑब्वियसली पैसे तो चाहिए होंगे, लेकिन उस पैसे के बदले में भी जो आपको मिलेगा, वो सिर्फ़ पैसा ही मिलेगा। जी, तो यानी कहीं पे आपने पैसे जमा करे और आपको बदले में फिर पैसे ही मिले, बढ़ कर के मिले। इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक फंडा तो यही होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन वो मनी टू मनी ही है, कैश फ्लो ही है। तो यहाँ पे हम कहीं बीच में कोई इसका कन्वर्जन नहीं देख रहे हैं। इस नहीं, पैसे से कोई चीज़ खरीदी नहीं गई या इसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं किया गया। बिल्कुल, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक एक वाला इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे आपने कोई चीज़ ली
अब आपके पास कोई कुछ और है, इस पैसे के बदले में कन्वर्ट कर लिया किसी चीज़ में, और फिर जब आप वापस इसको लिक्विडेट करते हैं तो फिर वापस कैश में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इन बिटवीन ये किसी और तरीके फॉर्म में, में किसी रहता और है। फॉर्म में रहता है। बिल्कुल। तो वो गोल्ड हो सकता है, वो आपका कोई लैंड हो सकता है, वो आपका कोई फ्लैट या प्रॉपर्टी हो सकती है, और इस तरीके की कई और चीज़ें भी हैं, बिल्कुल, कई और मेटल्स हो कोई सकते हैं, आर्टिफैक्ट्स हो सकता है, आर्टिफैक्ट्स हो कुछ भी हो सकते हैं, सकता है। डायमंड्स हो सकते हैं, कुछ ऐसा आपने कुछ पेंटिंग खरीद ली, कुछ ऐसा किसी ऐसी चीज़ में निवेश कर दिया। हो सकता है विंटेज गाड़ी भी हो सकती है क्योंकि वो भी कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट होता है, बिल्कुल, और आप क्योंकि ऑटो एंथुसियास्ट हैं तो आप वो भी जानते हैं कि वो वाली भी एक चीज़ें होती है और लोग करते हैं। तो उन गाड़ियों को ले करके, उसको रेनोवेट करके और उसको रिस्टोर करके, ब्रिस्टो रेनोवेट नहीं, रिस्टोर करके, और उसको फिर वापस उसी कंडीशन में कि फिर वो चल रही है, और वो सन सो की इतनी एक लेजेंड, एक वाली क्लासिक गाड़ी है, और उसकी वैल्यू अब बहुत बड़ी हो चुकी होती है, कि जो कबाड़ से आपने उठाई थी, हो सकता है कि वज़न के हिसाब से आपको मिली हो, आज की तारीख में उसकी वैल्यू लाखों में हो सकती बिल्कुल। है। तो उस तरीके की चीज़ें भी होती हैं, तो निवेश के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन 2 बेसिक ब्रॉडली हमने समझ लिया कि एक तो प्योरली फाइनेंशियल है और एक नॉन फाइनेंशियल। बिल्कुल। इसके अलावा भी अब चीज़ों को और फर्दर डिवाइड कर सकते इसमें हैं। एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ सर कि हो सकता है कुछ दर्शक नहीं समझ पा रहे हों। फाइनेंशियल में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है या आपने डेट कमर्शियल पेपर ले लिया तो वो फाइनेंशियल ही रहा। मतलब जैसे अपन ने गोल्ड सिल्वर का एग्जांपल दे दिया था वैसे ही फाइनेंशियल का सिर्फ हुँ, कैश फ्लो एक्सचेंज नहीं, तो ये जितने होते हैं ये आपके हो जाते हैं फाइनेंशियल एसेट्स वेयरइन आपका पैसा ही पैसे के फॉर्म में ही इन्वेस्टेड है और पैसे के फॉर्म में ही आपको वापस मिल जाएगा। तो ठीक उसको है। बोल देते हैं फाइनेंशियल एसेट। जी, अब इसमें देखिए सर फाइनेंशियल एसेट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है आपका क्लेम सिर्फ कैश फ्लो पे ही होता है। जैसे कि आपने नॉन फाइनेंशियल एसेट की बात करेंगे तो आपके पास वो पीस ऑफ लैंड है जिस पे आप क्लेम कर सकते हैं, वो फ्लैट है, वो गोल्ड है जिस पे आप कर सकते हैं। बट फाइनेंशियल एसेट में सिर्फ वो कैश फ्लो पे ही आपका क्लेम बना रहता है। जैसे कि अगर आपने किसी कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट किया है, तो वो कमर्शियल पेपर भी एक फॉर्म कैश फ्लो ही है, वही आपका क्लेम होता है और उसी पे आपका एक क्लेम रहता है। ये तो हो गई फाइनेंशियल एसेट्स की बेसिक्स की बात। इसमें भी फाइनेंशियल्स में आप देखें 2 जेनेरिक टाइप निकल के आते हैं। एक निकल के आता है डेट, एक निकल के आता है इक्विटी। अब ये नाम से ही आप समझ सकते हैं और डेट की हमने इतनी बातें कर ली हैं जो कि हमें लेना नहीं होता है, हमें देना होता है। तो डेट यूजुअली आप जैसे माने कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, कि गवर्नमेंट को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड लेकर आ गए या कोई कंपनी कमर्शियल पेपर लेकर आ गई। ये यूजुअली आपके डेट सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इक्विटी का आप ऐसे समझ सकते हैं कि यू गेट अ परसेंटेज शेयर इन द पर्टिकुलर बिजनेस। इक्विटी अगर आप देखें उसको समझें, जो हम शेयर की बात करते हैं कि पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ स्टेक है जो आपने कंपनी में खरीद लिया एंड यू बिकम अ पार्टनर टू दैट एक्सटेंट पार्टनर, तो वो इक्विटी हो जाता है। और डेट हो जाता है आपका ऐसे उधार देने वाला। तो ये दूसरा एक टाइप का क्लासिफिकेशन आ जाता है जो फाइनेंशियल इसमें इंस्ट्रूमेंट में ठीक है, होता और है। यहाँ ये एक चीज़ याद रखने वाली है कि ये डेट जो है, इस बार आप नहीं ले रहे हैं, कोई और ले रहा है जो कि आप दे रहे हैं। तो एक बिल्कुल। तरीके से आप उधार पे पैसे दे रहे हैं, आप राइट। किसी को कर्ज़ा दे रहे हैं, और हो सकता है यहाँ पे आप सरकार को दे रहे हों, क्योंकि अगर कोई सरकारी डेट कोई ऐसा वो है, तो आप वो बॉन्ड ले रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ ले रहे हैं, क्योंकि सरकार को भी पैसे चाहिए होते हैं बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर को या बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए। तो उसके लिए आपने भी कंट्रीब्यूट किया, कुछ पैसे आपने दिए, ऐसे करके उन्होंने बहुत लोगों से कुछ इस तरीके का पेपर निकाला जिसको कि लोगों ने लेकर के, तो दैट इज़ डेट। उनका डेट है, उनका हम्म, उन्होंने लिया है, हम्म, आपने दिया है, और बदले में अब आप इसको बढ़ा करके विद इंटरेस्ट या किसी तरीके से ये बढ़े हुए पैसे के रूप में आपके पास वापस आना वापस आए। चाहिए। तो ये फाइनेंशियल है, लेकिन डेट है। और दूसरा इक्विटी है, जहाँ पे आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं। हम्म, तो यहाँ पे आप उसको उधार नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको उसकी कंपनी का हिस्सा एक तरीके से मिल गया, आप शेयर होल्डर हो गए। तो भले ही बहुत छोटा-सा हिस्सा है, बहुत छोटा शेयर है, आप प्रमोटर नहीं हो गए हैं, लेकिन आप शेयर होल्डर तो हो गए हैं, एक भी शेयर आपने ले लिया तो आप शेयर होल्डर तो हैं। और अब वो जैसे-जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी, उसका शेयर प्राइस जैसे-जैसे ग्रो करेगा, वैसे-वैसे आपका पैसा ग्रो कर रहा है। तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपका स्किन इन द गेम है। यहाँ आप शेयर होल्डर तो हैं, लेकिन साथ ही साथ अब आप इसके रिस्क में भी आप भागीदार हैं। तो अगर ये नहीं ग्रो करी कंपनी और किसी वजह से अगर ये नीचे जाने लगी, खराब होने लगी, तो वो नुकसान भी बिल्कुल। है। लेकिन यहाँ पे आपने उधार दिया है, हम्म, तो कहीं न कहीं ये सेफ होता है, और ये वाला पैसा आपको इससे ऊपर ही मिलेगा। बिल्कुल।
कम नहीं मिलेगा। Right. यही हुआ? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, लेकिन दोनों ही सूरतों में बदले में आपको पैसे ही मिलेंगे बिल्कुल। या बीच में केवल एक कागज़ हो सकता है या एक सर्टिफ़िकेट हो सकता है जो ये कहता हो कि आपने इतने पैसे जमा किए हैं। लेकिन ये किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल। यहाँ कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, टेंजिबल नहीं है जिसको आप छू सकें, देख सकें। इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं सर, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि आपका क्लेम जो है वो कैश फ्लो है। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को आप और तरीके से कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि इसको आप बैंक में प्लेज कर सकते हैं। हुँ, और क्योंकि आपका एक कैश फ्लो का क्लेम आउटस्टैंडिंग है और वो लेजिट है, तो बैंक आपको उस पे लोन दे सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को भी कि ऐसी कोई प्रैक्टिस, बट येस जब बात आती है तो हमारे दर्शक ये भी बोल सकते हैं कि मैं एक कागज़ के उसके लिए क्यों ही पैसे देने वाला हूँ। तो इसकी रजिस्टर्ड वैल्यू होती है, लेजिट वैल्यू होती है एंड टू चेक यू कैन इवन प्लेज इट इन द बैंक एंड गेट मनी आउट ऑफ इट। ठीक तो है। तो ये जिस इतना तरीके से लेजिट आप होता वो है। वाली एसेट्स पे कर सकते थे कि आपने बिल्कुल, गोल्ड लिया, गोल्ड पे आपको गोल्ड लोन मिल सकता है। आपने कोई लैंड लिया, उस लैंड को मॉर्टगेज करके आपको लोन मिल सकता है। बिल्कुल। उसी तरीके से ये जो फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट है, हुँ, जो कि आपको लगे कि सिर्फ़ कागज़ का टुकड़ा है कि आपने एक शेयर लिया है किसी कंपनी का या आपने किसी डेट में कहीं इन्वेस्ट किया है, आप उसको भी रख करके अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं बिल्कुल, कि किस तरीके से उसकी वैल्यू है, उसकी एक ताकत है। और ये वैसे ही है जैसे नोट की ताकत होती है, उस पे लिखा होता है कि धारक को इतने पैसे अदा करने का वचन वहाँ पे और गवर्नर के साइन होते हैं। उसी तरीके से इस कागज़ की भी वैल्यू है, जहाँ पे आपको एक सर्टिफ़िकेट मिला है या एक बॉन्ड मिला है और आप इसको भी इन कैश वैसे भी कर सकते हैं, बाद में मैच्योरिटी या वैसे और और प्लेज अदरवाइज़ भी कर आप सकते प्लेज हैं। भी कर सकते हैं बेस पे। और इसमें बाकायदा आप देखिए ट्रांज़ैक्शन करते वक़्त आपका एक स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट भी होता है, हुँ, जो कि गवर्नमेंट में जमा होता है और गवर्नमेंट उस स्टैम्प ड्यूटी के पेमेंट से आपको ये एक ऑथराइज़्ड सर्टिफ़िकेशन प्रोवाइड करती है, कि साहब ये स्टैम्प ड्यूटी आपने पे किया है और ये हमारे थ्रू आपकी रजिस्टर्ड कॉपी है जिसको आप जैसे यूज़ कर सकें, आप यूज़ कर लें। हाँ, तो कई बार वो जो कन्फ्यूज़न होता है कि आप जब प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा प्रोसेस रजिस्ट्री का होता है, जब हुँ, आपको ट्रांसफ़र करना होता है वो ज़मीन को या फ्लैट को। यहाँ पे भी वो है बस ईज़ी है। ईज़ी। और बहुत कम पैसे लग रहे हैं, वो स्टैम्प ड्यूटी बहुत छोटी है, स्टैम्प वो जो है एक्सपेंस, लेकिन हर शेयर को आप जब खरीदते हैं, तो भी बिल्कुल, आपको वहाँ पे स्टैम्प देना बिल्कुल पड़ता देंगे। है, उसका एक एक ड्यूटी है और उसी तरीके से हर इस तरीके के इन्वेस्टमेंट में जहाँ पे सरकार ने भी मोहर लगा दी है बिल्कुल, कि हाँ, ये लीगल है, जेन्युइन है और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आप बिल्कुल, जो कर रहे हैं, ये अब आपको ट्रांसफ़र हो गया, तो ये चाहे वो शेयर्स हों, चाहे कोई सा बॉन्ड हो, चाहे कोई ऐसी चीज़ हो, वो आपके नाम हो गई है। हुँ। इसकी एक कहीं न कहीं सरकारी मोहर भी उस पे यू लग आर द जाती है। लीगल ओनर। लीगल ओनर ऑफ दिस। तो बिल्कुल, सेम वैसे ही अब हम इसको रिलेट कर पाएँगे कि हाँ, कि आपने जब कोई प्रॉपर्टी ली थी, तो किस तरीके से उसकी रजिस्ट्री कराई थी। उसी तरीके से जब आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, ये वाला फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, हुँ, तो भी उसकी एक तरीके से रजिस्ट्री हो रखी है। बस बिल्कुल, आपको वहाँ जा कर के और बहुत सारे अंगूठे और उँगली लगा करके, फ़ोटो खिंचा करके नहीं ट्रांसफ़र कराना राइट, पड़ेगा। ईज़ी है, ऑनलाइन हो गया है या किसी भी तरीके से हो गया, लेकिन वहाँ पे भी एक वो कंपोनेंट है, अगर आप उसकी डिटेल बाइफरकेशन देखेंगे, हुँ, तो आपको दिख जाएगा कि ₹10,000 का तो इन्वेस्टमेंट था, उस हुँ, पे ₹10, ₹20, ₹5 जो भी है, उस पे स्टैम्प ड्यूटी है, उस पे इतना टैक्स है, वो सारी चीज़ें जोड़ करके, तो वो भी हाँ, आपके पास एक कहीं वेरीफ़ाई करता है कि हाँ, ये बिल्कुल, एक सरकारी ट्रांज़ैक्शन है। बिल्कुल। ठीक है। तो इसके साथ-साथ सर एक और क्लासिफिकेशन आता है। अब जब हम इक्विटी की बात ही कर रहे हैं या डेट की बात कर रहे हैं और कमर्शियल पेपर की बात कर रहे हैं, तो एक और टाइप होता है सर, उसको ट्रेड कैसे कर रहे हैं? या तो वो प्राइवेटली हेल्ड है या फिर वो पब्लिक ट्रेडिंग में है। जैसे मान लीजिए कि आज एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है और स्टार्टअप का मान लीजिए कि उनको फंड रेज़िंग करनी है। उन्होंने अपना बिज़नेस प्लान दिया और उस प्रोजेक्शन के साथ उन्होंने अपनी जो कंपनी के शेयर्स थे, जैसे बहुत दर्शकों ने शार्क टैंक देखा होगा, तो वो शार्क टैंक में बात करते थे कि 2 करोड़ रुपया फॉर 10% इक्विटी, फॉर 5% इक्विटी। तो वो जो इक्विटी है, वो फिर प्राइवेट ट्रेडिंग हो रही है। उस पर्टिकुलर कंपनी की इक्विटी जो है, वो प्राइवेट ट्रेडिंग हो रही है, वो पब्लिक फोरम पे अवेलेबल नहीं है। इसके कुछ प्रोस भी होते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं, वो हम आने वाले टाइम में पूरा डिस्कस करेंगे। बट वो किस तरीके से पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ट्रेड हो सकता है, इससे भी एक डिफरेंशिएशन निकल जाता है। जैसे आज आप मार्केट में जाके रिलायंस का, सेल का, सबका शेयर खरीद सकते हैं। बट वो शार्क टैंक वाले स्टार्टअप्स जो होते हैं, जो या बहुत इनिशियली जो वीसी फंडिंग से चल रहे होते हैं, या कुछ बहुत बड़ी कंपनीज भी होती हैं, जैसे बर्कशायर हैथवे जो आपकी है कंपनी, वो कुछ उसका जो पोर्शन है वो क्लोजली हेल्ड है। That is a private particular stock holding that they have, which will never go in public till the time promoters don't want. The company is big, but it's not that into that listed domain.
तो वो भी एक इसका पैटर्न बदल देती है। इसके साथ साथ एक और छोटा क्लासिफिकेशन आता है कि उसकी मैच्योरिटी प्रोफाइल क्या है। अब मैच्योरिटी प्रोफाइल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इक्विटी की मैच्योरिटी प्रोफाइल जब तक कंपनी है तब तक तो वो चली रही है। मैच्योरिटी प्रोफाइल हम देखते हैं यूजुअली जो छोटी कंपनीज होती जो सॉरी डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी मैच्योरिटी प्रोफाइल होती है। जैसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट की आपके जीसेक बॉन्ड्स होते हैं 90 दिन, 180 दिन, या फिर लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स होते हैं, तो वो मैच्योरिटी में भी उनका बाइफरकेशन। ठीक है, तो एक एक टाइम बाउंड हो सकते हैं और एक ओपन बिल्कुल एंडेड हो गए। तो एक बिल्कुल टाइम बाउंड है, इसके टाइम मैच्योरिटी डेट है, फिक्स्ड है कि हाँ राइट इतने साल में, इतने महीने में या इतने दिन में आपको ये पैसा मैच्योर होकर के ये इन्वेस्टमेंट जो है आपको वापस मिल जाएगा, ये क्लोज हो बिल्कुल जाएगा ये वाला, या आगे हो जाएगा, रीडू भी अगर होना है, अगर री इन्वेस्ट भी होना है तो हाँ भी, लेकिन वो उसी साइकिल में होगा। जैसे बिल्कुल एफडीज भी अगर जैसे होती हैं तो राइट आपने 1 साल की करी है और वो रिन्यू हो रही है तो भी वो उसी के साइकिल में आगे होते जाएगी, लेकिन उसकी एक टाइमलाइन होती है। बिल्कुल ओपन एंडेड एफडी नहीं हो नहीं सकती है कि हमेशा के लिए कभी भी आप करा लो, तो कभी भी आप उसको हो सकता है क्लोज कर सकते हो, हम्म, लेकिन फिर भी उसका जो कहीं मार्किंग होगी एक स्टिपुलेटेड टाइम होगा ही कि ये होगा। 1 साल की एफडी है। भले ही उसके अंदर में ऑप्शन ये दिया हो कि आप 3 दिन बाद या 6 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आप इसको खुलवा सकते हो, आप तोड़वा सकते हो, लेकिन फिर भी उसकी कहीं मैच्योरिटी डेट फिक्स्ड बिल्कुल है। लेकिन वहीं दूसरे ये वाले हैं जो कि इक्विटी जैसे इन्वेस्टमेंट्स हैं, जहाँ पे कि कोई इसकी कोई डेट नहीं है, परपेचुअल है। परपेचुअल है या ओपन एंडेड है, आज आपने ले लिया, अब आपकी इच्छा है, आप कब इसको बेचना चाहते हैं, अदरवाइज़ कहीं इसकी कोई डेट एंड डेट मियाद नहीं है, मियाद नहीं या है। तो कंपनी ही आपसे बायबैक करके कंपनी को डीलिस्ट कर दे, या तो भी लेकिन कंपनी वो फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है। आज की तारीख में तो फिक्स नहीं है, नहीं जब आप ले रहे हैं तब तो कहीं कोई नहीं कह रहा है कि हम इसको ही वापस ले लेंगे या नहीं कंपनी इतने दिनों में बंद हो जाएगी, तो नहीं फिर आप खरीदेंगे ही नहीं। लेकिन हाँ, वो ओपन एंडेड है और वो कभी हो सकता है, अलग-अलग वो रीज़न्स हो सकते हैं, बट वो एक्सेप्शनल चीज़ें होंगी। अदरवाइज़ ओपन एंडेड है, आपने आज ले लिया, हम्म, आपने 1 हफ्ते बाद बेचा, आपने 1 साल बाद बेचा, आपने 10 साल के लिए रखे हुए हैं शेयर्स, आपने अपने बच्चों को आगे हैंडओवर कर दिए। आप कैसे भी करके ये ओपन एंडेड है और बिल्कुल परपेचुअल है, ये चल रहा है, खुला है और इसकी कोई मियाद नहीं है, जो बिल्कुल। आप कह रहे हैं। ठीक है। सर इसके साथ साथ होता है कि वो पर्टिकुलर एसेट ट्रेड कहाँ हो रही है, हुँ, हुँ। कैपिटल मार्केट में हो रही है या मनी मार्केट में हो रही है। हुँ, अब सुनने में तो दोनों ही बड़े सेम से लगते हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। कैपिटल क्या, मनी तो होता है नहीं, ऐसा नहीं है। कैपिटल मार्केट होता है जिसमें आपके कंपनीज की लिस्टिंग होती है, जिसमें आपके ईटीएफ्स की ट्रेडिंग होती है, तो ये हो जाता है कैपिटल मार्केट। और जहाँ डेट की ट्रेडिंग होती है, जैसे आपने कभी सुना हो, अगर दर्शकों ने कभी आरबीआई की पॉलिसी को देखा हो, तो ये भी न्यूज़ आती है कि रेट बढ़ाने या घटाने के बाद जो गवर्नमेंट के 5 साल की बॉन्ड यील्ड जो बोलते हैं घटी या बढ़ी, तो वो जो बॉन्ड यील्ड की ट्रेडिंग होती है, वो आपकी मनी मार्केट में होती है। और जो स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है, ईटीएफ्स की ट्रेडिंग होती है, वो आपके कैपिटल मार्केट में होती है। तो ये भी एक किस्म का आपके इन्वेस्टमेंट को बाइफरकेट करता है कि आप किस पर्टिकुलर मार्केट में उसको ट्रेड कर रहे हैं। तो सर ये कुछ एक बेसिक्स हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को बाइफरकेट करके बताते हैं कि किस किस्म का है। ठीक है, तो ये अलग-अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट्स हैं, अलग-अलग तरीके से क्लासिफिकेशन है ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कि किस तरीके से उसी इन्वेस्टमेंट को अलग-अलग तरीके से समझा जा सकता है उसमें, और उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, ये आने वाले एपिसोड में हम समझने की कोशिश बिल्कुल। करेंगे, क्योंकि एक तरीके से हो सकता है कि ठीक है, आप कुछ भी नाम दीजिए, मेरा तो इन्वेस्टमेंट है, हुँ, ठीक है, लेकिन कहाँ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किन सूरतों में कौन-सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर है, राइट, किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, कौन-सा इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें समझते चलेंगे बिल्कुल, आगे आने वाले समय में। आज हमने समझ लिया कि क्लासिफिकेशंस हैं क्या, ब्रॉडली किस-किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं राइट। अपने इन्वेस्टमेंट को। बहुत शुक्रिया रचित सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए थैंक और यू ये सर, सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू थैंक सर। यू।